आतंकवादी संगठनों से बातचीत करने के लिए, वो हुर्रियत को हमने समाप्त कर दिया जमीन के अंदर का। पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। आतंकवाद को सह सकते हैं ना आतंकवादियों को सह सकते हैं। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। गृहमंत्री अमित शाह सदन में खड़े हुए तो विपक्ष के साथ ही देश को 2 घंटे की उन्होंने ऐसी फिल्म दिखाई कि सारा विपक्ष मौन हो गया। देश को पता चल गया कि पिछले 10 साल में गृहमंत्री शाह और पीएम मोदी की जोड़ी ने देश को कैसे बदल दिया है। 2 घंटे के शानदार भाषण में शाह ने न सिर्फ विपक्ष को एक्सपोज किया, बल्कि यह भी बता दिया कि उनकी सरकार का विजन और मिशन एक ही है, और वो है राष्ट्र सर्वप्रथम। देश और देश के नागरिकों के लिए मोदी सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह जब गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो सबसे पहले उन्होंने देश के उन शहीद जवानों को याद किया जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर देश की रक्षा की। देश की आजादी के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा को और देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए जो भी स्टेट पुलिस के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो हजारों जवानों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि इनके इस सर्वोच्च बलिदान से ही देश आजादी के 76 साल पार कर विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जा रहा है। वो बलिदानियों के परिवारजनों का भी मैं मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जिस धैर्य के साथ, जिस वीरता के साथ, उत्साह के साथ आपके परिजनों को देश की सुरक्षा के लिए भेजा और उनके सर्वोच्च बलिदान को ये देश, ये सदन, ये देश की 140 करोड़ की जनता कभी भुला नहीं सकती। इसके बाद तो अमित शाह ने एक छोटी सी बात से देश को यह समझा दिया कि कैसे 3 नासूर देश को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इसके खात्मे के लिए कोई खास काम नहीं किया। मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले इन तीनों नासूरों के खात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया और योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू किया। अब उसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। 3 बड़ी समस्याओं के कारण हमेशा चैलेंज होता रहा, इसको चुनौती मिलती है, और ये 3 नासूर करीब 4 दशक से देश की शांति में खलल डालते रहे, देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाते रहे, देश के विकास के गति को अवरुद्ध करते रहे और देश की पूरी व्यवस्था को कई बार तो हास्यास्पद भी बना दिया। मान्यवर 3 नासूर थे। जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का स्वप्न देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद। इन 3 समस्याओं का टोटल लगाएं तो लगभग 92,000 इस देश के नागरिक 4 दशक में मारे गए। माने और एक तीनों समस्या के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी ने चुनकर आने के बाद। इन तीनों नासूरों को खत्म करना आसान नहीं था। पुरानी नीतियां, कानून और व्यवस्था, सब कुछ इसमें बाधाएं थी, लेकिन कई साल से जो परिवर्तन नहीं हुए थे वो एक साथ करके मोदी सरकार ने देश की इन समस्याओं का समूल नाश करने की दिशा में कार्रवाई शुरू की, और नतीजा ये हुआ कि आने वाले 10 साल में इन 3 नासूरों में से एक नासूर हमेशा के लिए देश से खत्म होने की ओर है। आतंकवाद को सह सकते हैं ना आतंकवादियों को सह सकते। कोई जगह नहीं है देश में अब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वाले। मान्यवर, दूसरी समस्या थी वामपंथी उग्रवाद। वामपंथी उग्रवाद अभी किसी ने भाषण किया कि राजनीतिक समस्या है।
अब मुझे तो ये सोच पर ही दया आती है। विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए कई जिले हैं, कई तहसीलें हैं। सबको मालूम है लंबे कालखंड के बाद हम आजाद हुए। कोई भी सरकार हो, भले कांग्रेस की ही थी, मगर कोई 5-25 साल में सब जगह विकास नहीं पहुंचा सकता। हम पहुंचा रहे हैं अब सब जगह, मगर छूट गया होगा कोई बात। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देश की व्यवस्था को ही न माने, संविधान को ही न माने और सरकार लाचार बनकर देखती रहे। हजारों लोग बलि चढ़े। हिम्मत देखे साहब, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दिए, पूरी व्यवस्था समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाए, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। संवाद, सुरक्षा और समन्वय के सूत्रों से नक्सलवाद का खात्मा मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन न सिर्फ नक्सलवाद बल्कि आतंकवाद भी देश में अब अपनी आखिरी सांसें ही ले रहा है। पहले हर महीने कहीं न कहीं धमाके की खबरें आती थी, लेकिन पिछले 10 साल में आतंकियों की मंशा पर लगाम लगी है। देश में स्लीपर सेल की कमर तोड़कर रख दी गई है। लेकिन ये यूं ही नहीं हुआ। कैसे आतंकी गतिविधियों पर लगाम कसी गई, ये शाह ने खुद संसद में बताया। बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था, आज 7 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ, मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा सम्मान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी। जी हां, अमेरिका और इजराइल की तरह भारत भी दुश्मनों के घर में घुसकर मारता है। भारत को आंख दिखाने की हिम्मत अब बड़े बड़े देश नहीं कर पाते। ये बात 100% सच है। लेकिन ये सिर्फ डर के बल पर हासिल नहीं हुआ है। देश के अंदर जिन लोगों को बरगलाया गया था, जिन्होंने हथियार उठाए थे, उन्होंने हथियार डाले, आत्मसमर्पण किया और उनकी जिंदगी में भी सरकार ने कैसे बदलाव लाया, ये शाह ने सदन के जरिए देश की जनता को बताया। एक घर में, एक झोंपड़ी में, घर तो क्या होता है, एक झोंपड़ी में 18 लोगों का परिवार रहता था मान्यवर, और राहत के नाम पर यहां से पर व्यक्ति 2 किलो चावल जाता था। हमने सबके सब 37,000 ब्रू रियांग परिवारों को 150 यार्ड का घर दिया, एक सामुदायिक भवन दिया, स्कूल दी, हेल्थ केयर का एक पास में ही दवाखाना दिया और सभी घरों से 2 युवाओं को स्किलिंग कर आज उनको स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं 8 महीने पहले वही क्षेत्र को देखकर आया हूं जो मैंने 5 साल पहले देखा था। आसमान जमीन का फर्क पड़ा है और सारे ब्रू रियांग भाई दोनों हाथ जोड़ जोड़कर अपने ईश्वर से नरेंद्र मोदी को दुआ देते थे, मांगते थे कि भगवान भला। जैसे नक्सलवाद को अपनी ऐसी ही नीतियों से सरकार ने लगभग खत्म कर दिया है, उत्तर पूर्व की समस्या को भी मोदी सरकार इसी नीति से सुलझाने में जुटी है। नॉर्थ ईस्ट की समस्या को भी कमोबेश हम समाप्त करने के कगार पर है मान्यवर। वहां पर भी हिंसक घटनाओं में 70% की कमी, हताहत सुरक्षा बलों में 72% की कमी और हताहत नागरिकों की संख्या में
85% की कमी हमने। हमारी सरकार आने के बाद हमें सब हथियारी ग्रुपों से बातचीत की मान्यवर। 19 से अब तक 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते किए। 2020 में NLFD के साथ, 21 में ब्रू रियांग के साथ, 22 में कार्बी के साथ, 2022 में आदिवासियों के साथ, आदिवासी संगठनों के साथ, 2022 में असम मेघालय अंतरराज्यीय सीमा का समझौता, 2023 में DNLA, UNLF और उल्फा का समझौता, असम और अरुणाचल प्रदेश का अंतरराज्यीय सीमा का समझौता, 24 में त्रिपुरा के साथ समझौता, NLFT और ATTF के साथ समझौता। कुल मिलाकर मान्यवर 10,900 युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। जो शांति से समझ रहा है, सरकार उसे उस भाषा में समझा रही है, लेकिन जो डंडे की भाषा जानते हैं, उनके लिए सरकार के मन में कोई रहम नहीं है। ये राजनीतिक विवशताओं में बंधी हुई सरकार नहीं है। जो देश के खिलाफ जाएगा, वो किसी भी धर्म या समुदाय का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसका ऐलान शाह ने भरे सदन में कर दिया। मैं आज गर्व के साथ कह रहा हूं, 19 से 24 के बीच में हुर्रियत के सबसे सीरियस टाइप के 14 ऑर्गेनाइजेशन आज 14 के 14 बैन कर दी गए मान्यवर। हुर्रियत का अस्तित्व नहीं। जिस हुर्रियत के साथ एक जमाने में बातचीत करते थे, पाकिस्तान के बातचीत करने के लिए मीडिएटर बनाया था, आतंकवादी संगठनों से बातचीत करने के लिए, वो हुर्रियत को हमने समाप्त कर दिया, जमीन के अंदर गाड़ने। मान्यवर PFI पूरा सदन जानता है, यहां बैठे या वहां बैठे, सब मानते कि PFI आने वाले दिनों में देश के लिए बड़ा खतरा था। मगर जो खतरों को दूर से नहीं देखते, वो देश को खतरों से नहीं बचा सकते। मूक दर्शक बनकर, मूक प्रेक्षक बनकर खतरों को देख नहीं रहे। जिनके हाथ में शासन की कमान होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है खतरों को दूर से देखकर उसको उगने से पहले, उठने से पहले समाप्त कर देना। हमने PFI पर बैन लगाया। एक साथ देश के 24 राज्यों में रेड डालकर PFI के एक एक बंदे को उठाकर जेल की सलाख होकर आज संपूर्ण गतिविधि समाप्त हो गई। कुछ लोग पंजाब में भी बिंडरान वाले बनने का प्रयास भी किया, आगे भी बढ़े। सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी यही गृह मंत्रालय ने दृढ़ निश्चय कर आज वो असम की जेल में आराम से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ। ये नरेंद्र मोदी सरकार, इस सरकार के रहते देश पर खतरे राजनीतिक आइडियोलॉजी के कारण पनपने हम नहीं देंगे। अंत में अमित शाह ने भाषा के नाम पर देश में जहर घोलने वाले नेताओं को ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भाषा के नाम पर देश के बांटने वाले लोगों को एजेंडा न मिले। नरेंद्र मोदी सरकार ने राजभाषा विभाग के अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की है, जो सभी भारतीय भाषाओं को प्रचलन बढ़ाने के लिए काम करेगा। तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, असमिया हो, बंगाली हो, हर भाषा को, और सबका हिंदी और अंग्रेजी से अनुवाद के ऐप बने। और मैं एक बात घोषणा करना चाहता हूं मान्यवर कि ये दिसंबर के बाद मैं हर राज्य में किसी भी नागरिक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसके साथ उसकी भाषा में ही पत्र व्यवहार करने वाला हूं। इस स्थिति जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब है। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं?
कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते हैं। कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार को, 2 साल से हम कह रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में बनाएंगे। आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं लगती। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे हो। कैसे देश की व्यवस्था चाहते? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है, अब विकास की बात करिए। शाह का 2 घंटे का यह भाषण उनकी सरकार और उनके कार्य करने की शैली का बेहतरीन उदाहरण है। इस भाषण के बाद पूरा विपक्ष मौन है, क्योंकि उनके सवालों के ऐसे जवाब इससे पहले शायद ही किसी नेता ने दिए हो। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।